हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, जिनको ये वीडियो मिला है, बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे ना बच्चों, तो ऊपर जो आपको लिंक मिलेंगे वहां पे हमने सभी चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, यानी कि क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया और नीचे आपको जो लिंक मिलेंगे, ठीक है बच्चों, पिन कमेंट पे आप जब क्लिक करोगे रीड मोर पे, तो ऊपर जो लिंक मिले वहां चैप्टर को पढ़ाया है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों। यही केवल एक ऐसा चैनल जहां पे आपको आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन इतनी डिटेल में मिलेंगे बच्चों। वीडियो के फॉर्म में हर एक क्वेश्चन को हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 33 का सॉल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करें। वहां आपको क्लिक करना है कौन सा लिंक पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे, तो आपका पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि आप कोई भी चैप्टर करें तो पहले आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से जरूरी होता है, ताकि आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करें। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करें, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत बढ़िया हमारी प्रैक्टिस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए दी। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम। सभी पुराने बच्चों को तो पता ही है कि हम कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों कहता है इफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स, ध्यान दें कैपिटल एक्स इज प्लेस इन ग्रुप नंबर 14। ठीक है, कोई एलिमेंट है जो कहां प्लेस है, ग्रुप नंबर 14 में। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। अब तो बच्चों बहुत इजी हो गया, ध्यान से चेक करिए। ग्रुप नंबर 14 जो है आपका, हाँ कार्बन फैमिली होता है, याद है आपको। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। और आपको पता है ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कैसे करेंगे, ग्रुप नंबर कितना है 14, 14 में से 4 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 14 माइनस 4 कह रहा हूं, सॉरी 14 माइनस 10। ठीक है, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करना है हमें। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी, यानी कि ग्रुप नंबर 14 की जो वैलेंसी है स्टूडेंट्स, वो कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है इसकी, 4 है। तो अब ध्यान से चेक करो, ये जो एलिमेंट है कैपिटल एक्स, ये कहां आता है, ग्रुप नंबर 14 में। यानी कि स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 14 में अगर एलिमेंट एक्स आता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। ठीक है, और इसका हमको क्या बनाना है, ध्यान से चेक करिए, इसका हमको क्लोराइड बनाना है। अब क्लोराइड कैसे बनता है, याद करो बच्चों, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 17 में आता है, याद है आपको ना। तो ग्रुप नंबर 17 में आता है आपका क्या, क्लोरीन। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके, और ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी 1 होती है। सब क्लास में हमने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर ये मत करने लगेगा आपकी 17 में से 10 माइनस कर दिया तो 7 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में बात ये है बच्चों कि क्लोरीन, मैं आपको दोनों का दिखा देता हूँ। जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 2,4 आएगा। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है ना। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या तो वो किसी से ले ले या तो किसी से क्या कर ले, शेयर कर ले। वैसे तो आपको पता है कि कार्बन वाली जो फैमिली होती है उनके एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, ये कार्बन एंड कंपाउंड में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, और देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, सभी बच्चों को पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, 2,8,7। इसका एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। अब ध्यान से चेक करो, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले। ठीक है ना, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, किसी से ले ले, या क्या कर ले, शेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by an atom, lose by an atom or shared by an atom is known its valency। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं होती, हमने आपको कई बार बताया है। ठीक है, सिंपल है। तो बस अब करना कुछ नहीं है बच्चों, ये 4 हम इधर भेज देंगे और 1 हम इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए, X1Cl4, करेक्ट। 1 तो लिखा नहीं जाता है तो XCl4। ये सब हमने रफ वर्क में काम किया और हम यहाँ पर फेयर वर्क में बच्चों सॉल्यूशन कर देंगे एग्जाम में। सिंपली उन्होंने हमसे क्या मांगा है, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड नेचर ऑफ इट्स क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला जो आएगा हमारा बच्चों क्लोराइड का, वो कितना आ गया बताइए, XCl4, करेक्ट। और नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर कैसा है बच्चों बताइए, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। कैसे हुई होगी, आइए मैं आपको दिखा देता हूं।
X कहां बिलोंग करता है बच्चों? ग्रुप नंबर 14 में, और ग्रुप नंबर 14 के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 आते हैं। तो ये जो X होगा इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, चाहे ये X आपका कार्बन हो और चाहे क्या हो? सिलिकॉन हो, ठीक है ना। अब देखिए, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1। तो ये क्लोरीन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हमने 1 कह रहा हूँ, सॉरी, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 नहीं 7 होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये देखिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये X जो ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 क्लोरीन के एटम से, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 क्लोरीन के एटम से, ठीक है। तो चेक करो, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस X का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो X को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से जो ब्लैक वाले हैं ये तो X के हैं और ब्लू वाले किसके हैं? क्लोरीन के, शेयर किया है। इसी तरीके से क्लोरीन का कोई भी आप एटम देखो, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा? X से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा साफ साफ बनाना चाहिए, मेरा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे। कोई डाउट है बताइए? तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा बताइए? कोवेलेंट। तो इसका नेचर कैसा होगा कंपाउंड का? कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, या कोवेलेंट हम बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इन्होंने बच्चों क्या आंसर कराना चाहते हैं। हाँ, बॉन्डिंग, ठीक है। नेचर, अच्छा नेचर ऑफ बॉन्डिंग ही तो पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा नेचर ऑफ कंपाउंड पूछा है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, नेचर ऑफ कंपाउंड पूछता है तो हम कोवेलेंट कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्डिंग, करेक्ट। बच्चों देखिए, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता था कि इसका क्या बनाओ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और आपको क्या पूछ सकता था? इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी आइए हम आपको बना के दिखा देते हैं बच्चों। ये हो गया X, ठीक है। जहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़े शेयर्ड, वहां पे एक बॉन्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बॉन्ड बनाना है और ये ऐसे Cl लिख देना है, ठीक है। तो बॉन्ड, जब आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसको दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हमें एक बॉन्ड लगाना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जगह हमें एक बॉन्ड लगाना होता है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड वाले, तो हमें यहाँ एक बॉन्ड लगाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्लियरली बच्चों, ये आ गया आपका इसका क्या? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, क्या अगर हम आपसे वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, सभी संभावित, सभी प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कैन यू गेस, कैन यू गेस, हाँ, कैन यू नेम द एलिमेंट X। क्या आप X का नाम बता सकते हैं? मतलब कोई भी एक नाम बता दो यहाँ से। तो सबसे फेमस तो क्या है? कार्बन है। तो आप बोल दोगे हाँ भाई, X इज नथिंग, X इज व्हाट? कार्बन। X कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। और आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है? XCl4, वैसे ही आपको पता है बच्चों CCl4 बनता है। और इस कंपाउंड का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन और 4 यहाँ पे क्लोराइड लगे हुए हैं, मतलब 4 क्लोरीन लगे, तो 4 के लिए टेट्रा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। लिख देता हूं मैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी के लिए जितना इसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसके लिए तो इतना आंसर अभी काफी है कि फॉर्मूला ये रहा और नेचर ये रहा, ठीक है। और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन है मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट का एटम आपको दिया हुआ है, ठीक है, किसी एलिमेंट का अगर आपको एटम दिया हुआ है तो उस एटम का जो कैटायन होगा, कैटायन का साइज एटम से छोटा होता है। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई एलिमेंट है E, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का एटम है E, ठीक है। तो E का जो भी कैटायन होगा, अब वो कैटायन पे +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। अगर ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से आ रहा है तो उस पर +1 होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आपको पता है, लूज करते हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बात समझ में ही नहीं। तो E का बच्चों जो कैटायन होगा, ये एलिमेंट E है, E का कैटायन क्या होगा? E पॉजिटिव। अगर ये ग्रुप नंबर 1 में, तो ये जो कैटायन का साइज है, हमेशा बच्चों कैटायन का साइज जो होता है वो लेस होता है। वो लेस होता है किससे? एटम से।
ठीक है, ये देखिए। ठीक, कैटायन का साइज जो होता है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बड़ा ही लिखा है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो कैटायन का साइज हमेशा एलिमेंट के एटम्स के साइज से छोटा होता है। ठीक, अगर ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 में आता तो इस पे चार्ज कितना आ जाता, 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही तो पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, तो ये देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैटायन का साइज एलिमेंट के एटम से क्या होता है, छोटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए हम आपको फटाफट बता देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेने जा रहे हैं बच्चों मैग्नीशियम का। ओके, तो ध्यान से चेक करिए कि मैग्नीशियम का जो, ये देखिए बच्चों मैग्नीशियम, करेक्ट। तो मैग्नीशियम का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, सभी बच्चों को पता है। इसका मास नंबर कितना होता है, 24 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर हम आपको यहाँ पर बोले बच्चों, ध्यान से चेक करिए, Z क्या होता है बताइए, एटॉमिक नंबर। वैसे तो मैं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एटॉमिक नंबर। चलिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 12। सभी बच्चों ने पढ़ा है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12 होंगे, करेक्ट। यहाँ पर अगर एटम न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 होंगे। और चलिए लगे हाथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप लोग निकालेंगे तो कैसे आएगा, मास नंबर में से क्या हम माइनस करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बस ये मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दीजिए, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो 24 माइनस 12 ये आ जाएगा क्या, न्यूट्रॉन, जिसका हमें काम नहीं है। बात समझ आएगी नहीं। अब इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो बच्चों, मैग्नीशियम का क्या होगा, 2,8,2। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम अगर क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बाहर कर दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। तो इस टाइम कंडीशन क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। इस टाइम स्टूडेंट्स ये जो मैग्नीशियम का कैटायन बना है, ठीक है, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो इसमें प्रोटॉन तो अभी भी कितने, 12 है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन नहीं निकलता है। हाँ, बहुत स्पेशल कंडीशन होती है, तो वो सब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहाँ मैग्नीशियम एटम की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन कितने, 12। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, 12। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी प्रोटॉन अभी कितने, 12। लेकिन इस हम कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। तो इस कैटायन में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ओनली 10, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। बात समझे कि नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, बात समझो बच्चों, ये 12 प्रोटॉन के कारण, इसमें 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के क्या एटम में, मैग्नीशियम के एटम में, तो 12 प्रोटॉन के कारण तो +12 होता है, ठीक, +12 यूनिट चार्ज, और 12 इलेक्ट्रॉन के कारण -12 यूनिट चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना हो गया एटम पे, 0। तभी तो हमने बोला था ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। लेकिन यहाँ पे आइए बच्चों, यहाँ पर 12 प्रोटॉन के कारण तो क्या होगा, +12, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर कर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा, -10। तो अब आंसर कितना आएगा, प्लस का 2 आया कि नहीं, 12 माइनस, देखो +12 - 10 कितना आ गया, +2। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। बात सुनने की नहीं। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। जरा बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, ये हम बनाने जा रहे हैं क्या, मैग्नीशियम एटम का स्ट्रक्चर इधर, ठीक है। ये देखिए, तो मैग्नीशियम एटम में ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। और ये देखिए K शेल, करेक्ट, और ये L शेल, और ये हो गई आपकी M शेल, ठीक है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 2। चेक करिए ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2, 8, 2, ओके। और L शेल में कितने होंगे, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करेक्ट। और M शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8। देखो K शेल, L शेल, M शेल, ठीक है। तो यहाँ M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आइए हम लोग जरा Mg2+ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये रहा न्यूक्लियस, करेक्ट, ये रहा न्यूक्लियस, ये हो गई आपकी K शेल, ये हो गई आपकी L शेल, और ये रह गई आपकी M शेल, ठीक है। तो K शेल में बच्चों अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 2, 8 ही तो आएगा बस। जो आउटर मोस्ट में M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकल गए, ठीक है। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में कितने, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8। हाँ भाई, एम शेल खाली हो गया, एम शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये के शेल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये एल शेल में 8, एल शेल में 8। यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम एटम, ये एटम है, मैग्नीशियम का एटम है, और ये मैग्नीशियम का क्या है, करस्पॉन्डिंग कैटायन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम का आयन है। तो यहाँ पर एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए 2,8,2 है, लेकिन ये क्या है 2,8 है, तो एम शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान सुनो, ये देखिए न्यूक्लियस का साइज हमने आपको जानबूझ के दोनों में सेम दिखाया है। न्यूक्लियस का साइज दोनों में सेम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण न्यूक्लियस तो दोनों का सेम है। अब ध्यान से चेक करो, प्रोटॉन के कारण चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो यहां पर बच्चों प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, अभी भी कितने हैं 12। यहां पर भी प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 12। तो ध्यान से चेक करिए, 12 के कारण कितना चार्ज, 12 यूनिट चार्ज। अब पहले ये 12 यूनिट चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल कर रहा था, 12 इलेक्ट्रॉन पे, 2 यहां, 8 यहां, 2 यहां, ठीक है। लेकिन अब ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल करते हैं, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। 2 तो निकल गए, 2 तो निकल गए। तो ध्यान से चेक करो, पहले 12 कितने इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, 10 को, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स को, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे। 12 प्रोटॉन तो हम नहीं बोलेंगे, 12 प्रोटॉन के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल रख रहा था, 12 इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इन्हीं 12 को ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल रखना पड़ रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे तो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल रखेंगे, है ना। ऐसा पकड़ेगा, ऐसा खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ पाए। हाँ भाई समझो ना, देखो 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनको पहले कितना नेगेटिव खींचना पड़ रहा था, 12 नेगेटिव, ठीक है। तो अब 12 को ओनली 10 खींचना पड़ रहा है, तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा, बात समझ में आई कि नहीं। तो ज्यादा पावर से जब खींचेगा तो यहां पर साइज कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। तभी तो हम बोल रहे हैं क्या, कि जो कैटायन का साइज होता है वो हमेशा एन आयंस, हमेशा एटम से क्या होता है, छोटा होता है। तो इन दोनों में से बच्चों बड़ा कौन होगा, ग्रेटर किधर लगाएं, एटम की तरफ। तो ये देखिए, ये एटम का साइज कैसा होगा, बड़ा। इसी तरीके से किसी भी एटम और उसके करस्पॉन्डिंग आयन में होता है। कोई डाउट है बताइए। अब आ जाइए जरा यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीशीज एक्स एंड वाई। 2 स्पीशीज है, एक्स एंड वाई। स्पीशीज मतलब एटम और आयंस की बात कर रहा होगा। कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। ध्यान से जरा चेक करो, पार्ट ए इन्होंने पूछा है, मतलब पार्ट ए में इन्होंने हमको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, ठीक है। कह रहा है एक्स हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स। एक्स हैज 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे उसने 12 प्रोटॉन बोला, तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए कि एक्स कौन है, मैग्नीशियम का एटम है, क्योंकि 12 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। इसका मतलब जरूर ये एक्स क्या है बच्चों, ये एक्स क्या है, मैग्नीशियम में। चेक करो, क्योंकि हमने बताया था मैग्नीशियम के एटम में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्स के पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी में जो इन्फॉर्मेशन दी, कह रहा वाई हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। Y के पास 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, प्रोटॉन तो नहीं चेंज हुए ना, यानी कि एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज हुआ, यानी कि है तो ये क्या, मैग्नीशियम की ही कोई स्पीशीज, लेकिन ये मैग्नीशियम का कैटायन है, क्योंकि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां से बच्चों आप लोग पहचान गए कि Y क्या है, Y मैग्नीशियम का क्या है, कैटायन है। अब इन दोनों में से बताइए साइज किसका छोटा होगा। इन्होंने आपसे क्या बोला, कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीशीज, ठीक है। तो साइज किसका छोटा होगा, तो जवाब है जो मैग्नीशियम का कैटायन है, यानी कि Y का साइज X से क्या होगा, छोटा होगा बच्चों। तो यहाँ Y इज लेस देन क्या होगा, X। रीजन क्या है कि Y इज द करस्पॉन्डिंग कैटायन ऑफ द एलिमेंट X। Y X का क्या है, कैटायन है। और कैटायन कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, मतलब एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कैटायन बन गया। यानी कि क्या स्थिति रही होगी बच्चों, रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक्स गिव्स व्हाट, वाई, और प्लस साथ में वाई पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वाई क्या है, मैग्नीशियम का एटम है। अब मतलब मैग्नीशियम का एटम कह रहा हूँ, वाई को इन्होंने क्या बोला है कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो वाई को जब उन्होंने वाई बोला तो मैं तो वाई रखूंगा। बस बात ये है कि असली बात ये है कि वाई इज नथिंग, इट इज Mg2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे बाहर हो गए, ठीक है। तो साइज किसका छोटा हो जाएगा, वाई का। कोई डाउट है बताइए, अब तो समझ में आ गया, कर लोगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में, रेडियाई ऑफ वाई इज लेस देन एक्स बिकॉज वाई इज द कैटायन ऑफ एक्स। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो y का जो रेडियस है वो x से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि y क्या है, कैटायन ऑफ x है। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से अगर आप चेक करें, ये अगर x का साइज है, ये अगर x का साइज है, तो y का साइज कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा छोटा होगा, y इज लेस देन x। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ओके,
तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो पार्ट ए इन्होंने दिया हुआ है, अच्छा एक चीज़ बच्चों ध्यान दें, उन्होंने आपको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका एटॉमिक रेडियाई पहले सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले को लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले को लिखेंगे, फिर सबसे बड़े वाले को लिखेंगे। बस नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। करेक्ट। चलो अब इन्होंने बच्चों देखिए पार्ट ए जो दिया है, अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक भी याद हो, जो हमने क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कराया हुआ है, तो ये देखिए ये सब जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है। कैसे, ध्यान से चेक करो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम का कितना होता है 4, फ्लोरीन का कितना होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 7। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते तब भी आपको पता चल जाता बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 का क्या होता है बताइए 2,1, बेरिलियम का क्या होता है 2,2, फ्लोरीन का 2,7 और नाइट्रोजन का 2,5। तो ध्यान से चेक करो, देखो यहाँ कितनी शेल्स हैं, के शेल, एल शेल। टोटल नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी है 2। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2, के शेल, एल शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स ही किसको बताते हैं, पीरियड को। तो ये सब पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी है 2, के शेल, एल शेल। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या क्या आता था याद करिए, लिथियम, फिर क्या आता था बेरिलियम, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के आपका आता था क्या बोरॉन। ठीक है, फिर क्या आता था आपका नहीं कार्बन आता था ना, कार्बन, फिर क्या आता था नाइट्रोजन, फिर क्या आता था आपका 8 नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ आता था आपका ऑक्सीजन और फिर आता था फ्लोरीन और फिर नियॉन, जो कि नोबेल गैस से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9। और क्लास में हमने पढ़ा हुआ है क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती हैं कांस्टेंट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बढ़ने लगता है, और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज का कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होता है, और एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, एटम सिकुड़ने लगता है, तो साइज जो है लेफ्ट से राइट जाकर क्या होता है डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है डिक्रीज करता है, यानी कि लिथियम का साइज जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, फिर बेरिलियम का उससे कम, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का। ठीक है, फिर क्या होगा आपका नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट्स आपका साइज क्या हो गया, साइज क्या हो गया एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया डिक्रीज हो गया एटॉमिक रेडियाई। साइज का मतलब क्या, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंक्रीजेस में लगाना है। यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट बच्चों डिक्रीज करता है तो इसी का जस्ट रिवर्स हम करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, एरो दिख लेना, ये देखो एरो दिख लेना, राइट टू लेफ्ट क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब उठाना पहले टिक लगा लीजिए कि आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। लिथियम दिया हुआ है और बेरिलियम दिया हुआ है और फ्लोरीन दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया है। बस अब राइट से लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि हमें कौन सा ऑर्डर करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बताओ फ्लोरीन, करेक्ट, फिर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बेरिलियम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा लिथियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो लिखा मैंने, यानी कि ये हो गया सबसे छोटा, तो यहाँ लेस देन लगाएंगे, उससे बड़ा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। इसी तरीके से बेरिलियम इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड लिथियम इज ग्रेटर देन व्हाट बेरिलियम। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। ये ए का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट है बताइए बच्चों। हाँ, अब बच्चों पार्ट बी देखिए, कह रहा है क्लोरीन, एस्टेटाइन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, देखो बहुत इजी है तो। ठीक है, ये आपका बच्चों ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से चेक करिए, पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली जो होती है वो आपकी होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ओके, और हम लोगों ने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज क्या करता है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिससे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब शील्डिंग से जिनको नहीं पता टेंशन ना लीजिए, बस आप देखिए कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये देखिए इसका फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का बड़ा, फिर आयोडीन का उससे बड़ा और एस्टेटाइन का सबसे बड़ा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप में, तो आपका क्या होता है बच्चों, आपका एटॉमिक रेडियाई क्या करता है इंक्रीज करता है, और हमको इसी ऑर्डर में तो लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ जो सॉल्यूशन बी होगा आपका, पहले तो आप एलिमेंट चेक कर लीजिए कौन कौन से दिए हुए हैं। एक तो मुझे क्लोरीन दिया हुआ है, एस्टेटाइन दिया हुआ है, फिर क्या दिया है ब्रोमीन दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इसका मतलब सबसे छोटा कौन क्लोरीन।
ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाने, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये देखिए क्लोरीन, फिर उससे बड़ा बच्चों कौन होगा, ब्रोमीन, फिर उससे बड़ा कौन होगा बताइए, आयोडीन, और सबसे बड़ा कौन होगा, एस्टेटाइन। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन पार्ट बी का। सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए बच्चों। उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा है, आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मतलब आपको एलिमेंट्स तो बच्चों बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स में से शायद कुछ मेटल्स हो और शायद कुछ क्या हो, नॉन मेटल्स। आपको कौन से निकाल के लाने बाहर, मेटल्स। पढ़िए, आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल्स, मतलब मेटल्स को पहले तो आइडेंटिफाई करो और फिर क्या करो, उनका नाम बताओ। उनका नाम बताओ जो फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं उनमें से देखकर। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे आपको गिवन है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक करके। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, 282। ओके, अब यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, यानी कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का। अब बताओ ग्रुप नंबर 2 का ये कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम है। कैसे पहचाना, 282 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैग्नीशियम का ही। और आप एक काम करो ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ऐड कर दो, 2 + 8 10, 10 + 2 12 12, और जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जब एटम न्यूट्रल होता है, ऑब्वियसली किसी एटम की बात करिए, आयन की तो बात करी नहीं गई है, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन होता है वही तो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो 2 + 8 + 2 कितना हो गया, 12। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन होगा, 12 एटॉमिक नंबर होगा। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताइए, मैग्नीशियम का होता है कि नहीं होता है ना। तो बच्चों मैग्नीशियम एक मेटल है, आपको पता है। ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल्स और ग्रुप नंबर 2 में, ध्यान दें, ग्रुप नंबर 1 क्या होता है आपका, लिथियम, सोडियम। देखिए मतलब हाइड्रोजन भी यहाँ पे आता है टॉप पे, उसकी चलो बात नहीं करते हैं, यहाँ कहीं हाइड्रोजन आता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। है ली ना कर रब से फरियाद, ये कई बार याद कराया है। ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, स्कूटर बाप राजी। ओके, ये ग्रुप नंबर 2 है आपका, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, करेक्ट। तो ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, आपको पता है। तो चेक कर लीजिए ना, ग्रुप नंबर 2 में ये आ तो रहा है मेटल, तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। और वैसे भी आप पहचान सकते हो क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज जब ये करेगा तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स ही तो होते हैं। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा मैग्नीशियम। तो आपका पार्ट ए क्या हो गया, मेटल हो गया, तो इसका हमने नाम बता दिया क्या, मैग्नीशियम। अब पार्ट बी देखिए, 2,8,1 बहुत फेमस है बच्चों, सोडियम है। 8 + 2 10 + 1 11, 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम, ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो सेकंड भी आपका क्या है, मेटल है, और ये है सोडियम। सोडियम आप पूरा इंग्लिश में लिखेगा, SODIUM। मैं यहाँ पे Na इसका सिंबल बना देता हूँ बस, ठीक है, मेटल। थर्ड वाला देखिए बच्चों, 2,8,7 ये तो क्लोरीन है। चेक करो, 8 + 2 10, 10 + 7 कितना होता है, 17। और क्लोरीन तो नॉन मेटल होता है। हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोरीन तो आ गया आपका क्या, नॉन मेटल। और जो बच्चे नहीं पहचान पा रहे वो ऐसे पहचान सकते हैं कि भाई ध्यान से चेक करिए कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये इसकी तो देने की टेंडेंसी नहीं है, इसकी तो लेने की टेंडेंसी, क्योंकि बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन ये इजिली लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो ये तो हो गया आपका क्या, नॉन मेटल। तो इसकी बात हमें नहीं करनी है, इसका सिंबल हमें नहीं बताना है, फिर भी ये क्लोरीन है, मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है। ऑप्शन, और ये पार्ट डी देखिए, 2,1, हाँ भाई 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का, जो कि ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल का मेंबर है, ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। तो ये भी तो आपका मेटल हो गया, इसका सिंबल है Li, और नाम आप पूरा लिख लीजिएगा, लिथियम। ओके, और ये भी क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। तो हमें वैसे एग्जाम में हमें पता है आंसर कैसे करना है बच्चों, हमको आंसर ऐसे करके करना है। हमको बताना है कि A, B and D are metals and their symbols are what, magnesium, या their name are magnesium, sodium and lithium respectively। ओके, कोई डाउट है? और इसकी आपको कोई बात सी की नहीं करनी है क्योंकि ये नॉन मेटल है, हमें तो बस मेटल्स के बारे में बताना था। ओके, कर लीजिए।
Now students, question number 38 is a very easy question. Can I write the formula of the product formed when the element A atomic number 19? हाँ students, ध्यान से चेक करिए, कोई एलिमेंट A है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, तो एटॉमिक नंबर 19 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2,8,8,1 होता है। और सभी बच्चे मेरे ख्याल से पहचान गए होंगे, ये पोटेशियम है बच्चों। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, तो A इज पोटेशियम, ये भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। A क्या है आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, P नहीं होता है, P तो फास्फोरस होता है, ठीक है ना। तो 2,8,8,1 करेक्ट, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये एलिमेंट कंबाइन करने जा रहा है किससे, कंबाइन विद द एलिमेंट B एटॉमिक नंबर 17। तो B का इन्होंने एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है हमें 17। और बच्चों एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई अपनी समझ के लिए कि B क्या है, क्लोरीन है। और B का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कितना देगा 2,8,7, क्लोरीन का 2,8,7 होता है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में आता है। और ग्रुप नंबर 17 आपका कहीं यहाँ राइट हैंड साइड आएगा। और ग्रुप नंबर 17 आपका हैलोजन फैमिली होता है, याद है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और एस्टेटाइन। और हमने आपको बच्चों क्लास में पढ़ाया हुआ है क्या कि ग्रुप नंबर के एलिमेंट जब भी ग्रुप नंबर 17 से कंबाइन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और आयनिक कंपाउंड बनते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बिकॉज आयनिक बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को, आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट या बॉयल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट उनको देनी पड़ती है, जिससे कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी ग्रुप नंबर 1 17 से कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो अक्सर आपको कैसे कंपाउंड देखने को मिलेंगे, आपको आयनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, है ना। और बॉन्ड कैसे देखने को मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेंगे। जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बच्चों कैसे बनते थे, याद करिए। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल लेगा, और फिर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्या कहानी चल रही है। पहले तो मैं आपको असली कहानी बताता हूँ जो कि आपको एग्जाम में नहीं करके दिखानी है। देखिए ये रफ वर्क है बच्चों, RW रफ वर्क। हो क्या रहा है बच्चों, समझिएगा। हो ये रहा है कि देखिए पोटेशियम है, ठीक। अब पोटेशियम के आउटर मोस्ट में, पोटेशियम के चेक करो ना, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,1। तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखा दिया, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान चेक करिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। तो 1, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, और ये रहा आपका 7। अब होगा क्या कि ये जो पोटेशियम है, ठीक है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट वाला निकाल देता है, यानी कि किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। और जो फॉर्मूला यहाँ पर बन के आएगा, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, कि जब अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा तो क्या हो जाएगा, K+ और Cl-, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक पॉजिटिव कैटायन है और ये एक नेगेटिव एनायन है, मतलब ये कैटायन है, एनायन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, KCl, यानी कि जिसका नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, ये आपका बच्चों दोनों एलिमेंट K और Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम एग्जाम में बनाएंगे। लेकिन हम K और Cl के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि A और B के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम अपने सॉल्यूशन में आंसर भी A और B के फॉर्म में देंगे। तो क्या करेंगे, A का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, B का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। हाँ, हम उनको बता सकते हैं कि भाई A इज व्हाट, पोटेशियम, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 एंड B इज क्लोरीन। ये हम एग्जाम में उनको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हम A और B के फॉर्म में देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या करना था, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। सबसे पहले हम A लिखेंगे, ठीक है। और A के बच्चों आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और यहाँ पर Cl कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपका एलिमेंट B है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, B वैसे क्लोरीन है बट हमें B के फॉर्म में आंसर देना है, तो यहाँ हमने B लिखा। और B के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताइए, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ठीक है। फिर ऐसे करके हम एक एरो लगाएंगे, यानी कि A ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, B को दे दिया। उसके बाद A पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और B पे क्या आ जाएगा, 1 नेगेटिव, करेक्ट। फिर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बन के आएगा, ठीक है,
जो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बन के आएगा वो कैसा कंपाउंड होगा, AB। जैसे कि देखो KCl होता था वैसे AB। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन्होंने यही हमसे पूछा था, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म, तो यानी कंपाउंड हो गया, और नेचर ऑफ द बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। ओके, कोई डाउट है बताइए? इस तरीके से हम इसका आंसर कर देंगे। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब एक बात यहाँ पे मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, पता है इसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पता है क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि कैन यू से समथिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, क्या आप जो कंपाउंड बनेगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ कह सकते हो? तो आपको लिखना है यस, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या द बॉइल जिसके बारे में पूछे, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पूछे चाहे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज वेरी हाई। बस इतना लिखना है, बिकॉज द कंपाउंड फॉर्म इज व्हाट, आयनिक कंपाउंड। और हमको पता है कि आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, वेल डिफाइंड क्रिस्टल होता है, क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, इसलिए उनको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। मतलब आप उसमें अगर थर्मामीटर लगा के चेक करें, वैसे तो वो थर्मामीटर साइंटिफिक थर्मामीटर होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, पर फिर भी अगर हम उसको मेल्ट करने चलें या उसको हम बॉयल करने चलें, जब हम उसको हीट देंगे तो देते ही रहेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो पहले मेल्ट करना शुरू करेगा और उससे भी हाई टेम्परेचर पे वो जाके बॉयल करना शुरू करेगा। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों ध्यान दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पता है क्या होता है आपको? जब भी वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक पूछ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, ऑफ देयर व्हाट, एटॉमिक रेडियाई। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या बात हो गई सर, उसने तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कर दे, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कर देगा ना उसका मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक अच्छा माना जाता है। केमिस्ट्री में मतलब जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज करता है वही मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है। ओके, तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कौन करेगा, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, देखिए मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स किसका अच्छा होगा, जो इजीली क्या कर दे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। ये बात तो सभी बच्चों को पता है। ठीक, अब इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, तो जवाब है जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है ना, देखिए किसी एटम का साइज अगर बड़ा है और किसी का अगर छोटा है तो इजीली कौन लूज करेगा, ये हम जनरल बात कर रहे हैं। आप हायर एजुकेशन में जाओगे और पढ़ोगे, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, एक्सेप्शनल केस भी है केमिस्ट्री में बहुत सारे, वो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी के लिए क्लास 10th में ध्यान से चेक करिए कि अगर साइज बड़ा है तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका कंट्रोल कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो ये कैसा होगा, मोर मेटेलिक, ये होगा आपका मोर मेटेलिक और ये होगा आपका लेस मेटेलिक। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या चेक कर लें, आओ जरा हम एटॉमिक रेडियाई सबका चेक कर लेते हैं। जिसका एटॉमिक रेडियाई आपको सबसे बड़ा मिलेगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। अब इन्होंने आपको ऑर्डर कैसा पूछा है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि जो सबसे कम मेटेलिक होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा वाला मेटेलिक, फिर उससे ज्यादा वाला मेटेलिक, मतलब जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसको पहले, फिर उससे बड़ा वाला साइज, फिर उससे बड़ा वाला साइज, फिर उससे बड़ा वाला साइज, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से आप इसको कर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे करें सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जर्मेनियम और गैलियम। ठीक है, ये तो बच्चों आप यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली एक एलिमेंट है पोटेशियम जो कि ग्रुप नंबर 1 का है, बाकी सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है मेरे ख्याल से, है ना। तो आइए जरा ग्रुप नंबर 2 को हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 बेटा क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखो बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, बाप, राजी, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये तो हो गया आपका क्या ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसी के साइड में ना ग्रुप नंबर 1 भी हम लिखते हैं जरा। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा।
तो ग्रुप नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपका क्या, हाइड्रोजन आता है बच्चों, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आता है, उसके बाद आपका मुझे यहाँ ना हेडिंग यहाँ लगानी चाहिए, ये देखिए ग्रुप नंबर 2, करेक्ट। तो हाइड्रोजन लिथियम है ली ना कर में ओनली के आएगा, के आर मत लगा देना, वो तो क्रिप्टॉन होता है, ठीक है। तो है ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन लिथियम है ली ना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज करता है। यानी कि जब आप लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी ग्रुप में तो क्या करेगा, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज क्या, मेटालिक, क्योंकि साइज बड़ा होता जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक काम करो ना बच्चों, एक काम करो, आप जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है पहले उनकी बात कर लो, फिर देखते हैं पोटेशियम का क्या होगा। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं, देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो चेक करो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा जर्मेनियम, हाँ दूसरे ग्रुप में, कोई बात नहीं, ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं। तो चलो जरा देखो, जर्मेनियम और गैलियम ये पे आपका कहाँ पे आता है, ये आता है आपका ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है। ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी। तो ग्रुप नंबर 13 में है ना, ग्रुप नंबर 13 क्या होता है आपका, देखो ग्रुप नंबर 13 होता है आपका क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैली, है ना। तो ये होता है आपका देखो बैंगन आलू और गाजर इन थैली, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, और देखो गैलियम तो यहाँ कवर हो गया ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 14 में आपका जर्मेनियम कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 14 भी हम लोग बना ही लेते हैं। क्या होता था बच्चों, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो कहें सीता जी सुनो प्रभु, ध्यान रखिएगा। बैंगन आलू गाजर, गाजर में GA आएगा, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। और ग्रुप नंबर 14 में कहें सीता जी GE जर्मेनियम, सुनो प्रभु, सुनो SN टिन और लेड, PB लेड, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, करेक्ट। तो ये चीज़ आ गई, हो गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आइए हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंपटीशन कराते हैं किसका, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, इनका कर लेते हैं, बिकॉज ये सेम ग्रुप में है ना। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जब हमने कंपटीशन कराया बच्चों यहाँ पर, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में ज़्यादा मेटेलिक कौन, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का साइज क्या है, मैग्नीशियम से बड़ा है। तो ये दोनों तो हो गए, यानी कि कैल्शियम इज मोर मेटेलिक देन व्हाट, कैल्शियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम। तो ऐसे ही लिखूंगा मैं, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में लिखना था। तो कैल्शियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चलो हम कंपटीशन करा लेते हैं, किसमें, गैलियम और ये देखिए ये जर्मेनियम और गैलियम में कंपटीशन करा लेते हैं। कैसे कराएंगे सर, अब ध्यान से अगर आप लोग चेक करें बच्चों, तो ये पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, चेक करो, ये पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड नंबर 4 है आपका, और ये पीरियड नंबर कौन सा है, 3 है आपका, और ये पीरियड नंबर कौन सा है, 2 है आपका, और ये पीरियड नंबर 1 है जिसमें हाइड्रोजन, और उधर जाके ग्रुप नंबर 18 में हीलियम आता होगा कहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करिए, ये कैल्शियम में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पीरियड नंबर 4 में, ठीक है, लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज। बच्चों अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी तो डिक्रीज करेगा। भाई साइज जब छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल पाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करेगा, तो आप इन दोनों में कंपटीशन करवा लेंगे अगर, तो कौन लेस मेटेलिक होगा, कौन कम मेटेलिक होगा, जर्मेनियम इज लेस मेटेलिक देन गैलियम। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो जर्मेनियम इज लेस मेटेलिक देन क्या, गैलियम, ठीक है। और आप लगे हाथ बच्चों कैल्शियम को भी कवर ही कर लीजिए। और देखिए उसी पीरियड में आपका क्या आ रहा है, पोटेशियम। तो आप लाइन से सबको कनेक्ट कर सकते हैं,
लेफ्ट टू राइट चेक करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा होगा पोटेशियम। फिर कौन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा, मैं लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। सबसे ज़्यादा क्या हो गया? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है? डिक्रीज करता है। बात समझो बच्चों, यानी कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम होगा मेटेलिक, फिर उससे कम कैल्शियम होगा मेटेलिक, फिर उससे कम गैलियम जर्मेनियम होगा, और सबसे कम मेटेलिक क्या होगा? जर्मेनियम होगा। बताइए कोई डाउट है? लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करता है ना, तो सबसे अच्छा मेटेलिक तो लेफ्ट में ही होगा, फिर उससे कम मेटेलिक, फिर उससे कम मेटेलिक, फिर उससे कम मेटेलिक। बात समझ में? यानी कि सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन बताओ? पोटेशियम। ठीक, फिर उससे कम कौन? कैल्शियम। मैं थोड़ा पलट के लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है किसका? मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, फिर कैल्शियम से कम कौन मेटेलिक? कैल्शियम से कम हो गया आपका क्या? गैलियम। ठीक है, फिर गैलियम से कम कौन? जर्मेनियम। ठीक है, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई बताइए यहां पर। ठीक है ना? ओके, कोई डाउट है बताइए। अब यहां पर बच्चों एक तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई और एक आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई। ठीक है ना? अब ध्यान से चेक करिए, ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि कैल्शियम किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम कहाँ आना चाहिए? कहीं ना कहीं यहां पर फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए। हाँ, तो अभी भी लेकिन अगर बच्चे कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ये बोलेंगे ना कि सर ये जो मैग्नीशियम है, ये तो समझ में आता है कि मैग्नीशियम लेस मेटालिक है किससे? कैल्शियम से, लेकिन ये गैलियम से मोर मेटालिक कैसे है ये बताओ, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से चेक करिए, हम पहले इन दोनों में कंपटीशन कराएंगे। किसमें? एल्युमिनियम और गैलियम में, और फिर हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कंपटीशन कराएंगे, फिर हम मैग्नीशियम और गैलियम का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम और गैलियम का कंपटीशन कराइए। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है, तो आप ग्रुप नंबर 13 में बच्चों जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होगी, यानी कि गैलियम का ज्यादा होगा किससे? एल्युमिनियम से। ये तो आप लोग कंफर्म हो गए भाई, गैलियम का मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा किससे? एल्युमिनियम से। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। और उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो अब आप मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से कंपटीशन कराइए। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है, इसका मतलब एल्युमिनियम इज लेस मेटेलिक देन व्हाट? मैग्नीशियम। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, एल्युमिनियम क्या है? लेस मेटेलिक है किससे? मैग्नीशियम से। ठीक है ना? ओके, यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे सभी, इसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िए क्या, कि मैग्नीशियम मोर मेटेलिक है किससे? एल्युमिनियम से। सही है, मैग्नीशियम मोर मेटालिक है किससे? एल्युमिनियम से। ओके, और गैलियम मोर मेटालिक है किससे? एल्युमिनियम से। तब भी तो कंपटीशन नहीं हो पाया दोनों में, कैसे होगा स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए जरा, मैग्नीशियम और गैलियम में कोई भी कंपटीशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने जब यहां से भी कनेक्ट करना चाहा कि भाई हमने यहां पे देखा कि एल्युमिनियम इज लेस मेटालिक देन गैलियम, एल्युमिनियम गैलियम से क्या है? लेस मेटालिक, और यहां पर एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से भी लेस मेटालिक है ना? तो इस तरीके से मैग्नीशियम और गैलियम में कोई भी रिलेशनशिप समझ में हमको आ नहीं रहा है। वैसे तो आपका जनरल नॉलेज इतना होना चाहिए कि भाई मैग्नीशियम अगर कहाँ आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में तो हमने पढ़ा है ना मोर मेटालिक होते हैं, यानी कि मैग्नीशियम पक्का गैलियम से क्या होगा? ज्यादा मेटालिक। मैग्नीशियम पक्का क्या होगा? गैलियम से मोर मेटालिक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। देखो, अब आप यहां पे एक काम करो, जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मोर मेटालिक होगा, जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मोर मेटालिक होगा। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा किसका? मैग्नीशियम और गैलियम का। ठीक है ना? तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 2,8,2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। ये तो सबको याद है। हाँ, गैलियम आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर ध्यान से चेक करिए कि गैलियम जो होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। अब आपको 1 से 20 याद कराया गया ना, कोई बात नहीं, सुन लो मेरी बात। 31 का अगर हम करें तो 2,8,18,3 हो जाएगा। चेक करो, 2 8 10 10 प्लस 18 28 प्लस 3 है ना? अब ध्यान से चेक करो कि गैलियम ये 3 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। खुद समझो, खुद दिमाग लगाओ आप कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है? बताओ। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में कम एनर्जी लगेगी, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो बहुत एनर्जी लगेगी। तो आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर देगा? तो जवाब है आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर देगा? मैग्नीशियम। इसका मतलब स्टूडेंट्स की मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन व्हाट? मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन व्हाट? गैलियम। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे सवाल को। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो मैग्नीशियम है वो गैलियम से क्या है? मोर मेटालिक है। तो ध्यान चेक करिए, मैग्नीशियम अगर गैलियम से क्या है? मोर मेटालिक, और कैल्शियम से क्या है?
लेस मेटालिक, तो कैल्शियम और गैलियम के बीच में कहीं ना कहीं मैग्नीशियम आएगा। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर लिखना शुरू करें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटालिक, फिर उससे कम कैल्शियम और गैलियम के बीच में हमको किसको रखना है, मैग्नीशियम को, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस मेटालिक देन कैल्शियम बट मोर मेटालिक देन गैलियम, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, जर्मेनियम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब देखिए, बात समझो, केमिस्ट्री में क्या होता है कि हर चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। आप जैसे से पढ़ते होगे वैसे से आपको समझ में आएगा। वैसे तो आपको अपनी समझ से यहाँ बता देना चाहिए था कि मैग्नीशियम हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो पक्का जो ग्रुप नंबर 13 के ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स से तो वो मोर मेटालिक होगा पक्का। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैंने यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में बच्चों आपका ना कोई बनाकर क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आएगा, एकदम बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक बार अगर आप इसको करके जाते हो तो आराम से आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज्यादा मेटालिक कौन, पोटेशियम, ठीक है, फिर उससे कम मेटालिक कैल्शियम, फिर उससे कम मेटालिक मैग्नीशियम, फिर उससे कम मेटालिक गैलियम, फिर उससे कम मेटालिक क्या हो जाएगा आपका, जर्मेनियम। इवन आपने तो पढ़ा है कि जर्मेनियम तो क्या होता है आपका, मेटलॉइड होता है, पढ़ा है ना, जर्मेनियम तो आपका मेटलॉइड होता है, तो उसमें सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो दिस इज व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग फिर कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए जो हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था। ठीक है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। तो जब हम यहाँ पर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते थे तो मेटल लेस रिएक्टिव होते जाते थे, है ना। मतलब मेटल की रिएक्टिविटी क्या करती थी, मैं बहुत शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ, डिक्रीज करती थी, डिक्रीजेस, मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, गोल्ड। इवन गोल्ड किसी से रिएक्ट भी नहीं करता, आपको पता है। तो ये नॉलेज अगर आपको हो तो इस क्वेश्चन में आगे आप बढ़ जाइए। कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आपको कुछ प्रॉपर्टी दी होगी, उस प्रॉपर्टी को पढ़ के पहले आपको ये बताना है कि भाई कौन से एलिमेंट्स हैं। जब आप एलिमेंट्स को पहचान जाओ फिर क्या करना है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। फिर उनको, उन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो आइए जरा आंसर लिखते हैं, ब्लू मार्कर से लिखता हूं मैं। पार्ट ए, एन एलिमेंट विच इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल। हाँ भाई, सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल कौन होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी बच्चों सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट ए का जो आंसर है, सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल क्या हो सकता है, पोटेशियम और का मतलब या पोटेशियम या सोडियम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी, एन एलिमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे तो और भी लाइमस्टोन के और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन का जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एन एलिमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ लाइमस्टोन इज, तो एलिमेंट का नाम क्या है, कैल्शियम है। सही है। उसके बाद पार्ट 3 कह रहा है द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट पे कौन होता है बच्चों, मरकरी। और मरकरी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल H स्मॉल g। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, ये हो गया। ठीक, एलिमेंट्स हम लोग पहचान गए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में इसको अरेंज करना है। तो बच्चों आप मुझे बताइए, यहां पर आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बताइए, पोटेशियम। तो ये देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम। फिर उससे लेस रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम। फिर उससे लेस रिएक्टिव, देखिए उसके नीचे कैल्शियम आ रहा है, तो उससे लेस रिएक्टिव क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा आपका, मरकरी, जो कि सबसे नीचे आता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब सबसे नीचे का मतलब कहीं नीचे आता है। ठीक है, तो ये ध्यान से चेक कर लीजिए, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हो तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कोई डाउट बताइए? हाँ, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और मैंने बहुत बार बोला है कि पहले चैप्टर की वीडियोस देखिए, तब आप एग्जाम्पल लगाइए, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो आपसे बने ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन आ रहा होगा, और जाते जाते पिन कमेंट
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो भी चैप्टर आपको नहीं आता है वो करने के लिए चेक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।